यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको लेकर बहुत सारा डिस्कशन है। कई लोग कहते हैं आना चाहिए, कई लोग इसके लिए मना करते हैं और अपनी अपनी दलीलें देते हैं। मगर ये है क्या और इसकी क्या इतिहास है, ये कैसे आ सकता है, इसमें तमाम सारे सवाल आपके मन में उठेंगे। और आगे जैसे जैसे समय आएगा इसके लिए चर्चाएं बढ़ेंगी तो शायद आप इसके लिए वीडियो भी सर्च करें। यूट्यूब पर जब आप इसके लिए सर्च करेंगे तो आपको 4 घंटे के 2 लेक्चर्स मिलेंगे जिसमें इस पूरी की पूरी चीज़ की हिस्ट्री को, इसके कॉन्टेक्स्ट को बहुत अच्छे से समझाया गया है। मैं जो इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ ये बहुत अब्रिज्ड, बहुत शॉर्ट वर्जन होने वाला है। तो आप इस वीडियो को एक इंट्रोडक्शन की तरह मान सकते हैं जिसमें आपको एक अब्रिज्ड वर्जन मिल जाएगा। बट आई हाईली रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू कि आप वो 4 घंटे के 2 लेक्चर जरूर सुने। उसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको दे दूंगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा है और भारतीय जनता पार्टी उस पर अटल खड़ी है। ये होना चाहिए, ऐसी हमारी दृढ़। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर किसी चीज को इम्पोज करेंगे तो ये उसकी डाइवर्सिटी और प्लुरलिज्म को खत्म करके रख देगा। We have uniform criminal code. There is no Sharia law for criminal acts. And so if the Muslim community has accepted uniform criminal code, why should not the Muslim community also accept uniform civil code? Delhi High Court has backed the need for uniform civil code in India and asked the centre to take necessary steps in this direction. शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। अगर समझें तो हम समझ लेते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में इन सब तीनों वर्ड्स का मतलब क्या है। कोड का मतलब होता है संहिता, यानी कि अ सेट ऑफ लॉज फॉर एनीथिंग। अब अगर ये क्रिमिनल्स के लिए है तो वो इंडियन पीनल कोड हो जाएगा। अगर ये चुनावों के लिए तो आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है वो हो जाएगा। और अगर आप सिविल मामलों के लिए रखें, और यहाँ पर सिविल का जो अर्थ है उसमें बहुत सेलेक्टिव चीज़ें आती हैं, खासकर आपके पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें आती हैं, जैसे कि शादी, सेपरेशन, डिवोर्स, इनहेरिटेंस या फिर अडॉप्शन, गार्जियनशिप। इन सब चीज़ों से जुड़े हुए जो कानून हैं उनके मामले में जो भी सेट ऑफ लॉज होंगे उनको सिविल कोड कहा जाएगा। और यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि चूंकि अभी अलग अलग रिलीजन के लिए इस तरह के कानून अलग अलग हैं तो उन सारे कानूनों को मिलाकर एक यूनिफॉर्मिटी लाई जाए, एक रूपता लाई जाए और सारे कानून एक ही जगह बनाए जाएं जिससे कि सारे लोगों का काम चले। ऐसा ना हो कि हर रिलीजन वाला अपना पर्सनल लॉ लेकर चल रहा है जैसा कि अभी होता है। अच्छा, यूनिफॉर्मिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि कई सारे लॉज ऐसे हैं जो कि बहुत पुराने हैं और जो रिलीजियस बेसिस पर बनाए गए तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन होने की संभावनाएं हैं, चाहे वो जेंडर के रूप में हो या फिर वो कास्ट के रूप में हो या वो अलग अलग तरह से हो। और इसी डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने का पर्पस था जिसकी वजह से हम कॉन्स्टिट्यूशन लाए, जिसकी वजह से हमने लॉज लिखे और अलग अलग देशों ने इस तरह के लॉ बनाए। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएं, फ्रांस, जर्मनी, यूके, मोस्टली आप देखेंगे कि इन सब जगह जो लॉज लगते हैं उनमें एक यूनिफॉर्मिटी है, एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, एक यूनिफॉर्मिटी। में भी हो सकता है स्टेट वाइज कहीं कहीं पर लॉज अलग हो जैसे कि यूएस में है, बट वहाँ पर भी एक लेवल पर जाकर आप देखेंगे कुछ कुछ चीज़ों में यूनिफॉर्मिटी दिखाई देती है जो कि भारत में नहीं है। भारत में अभी भी रिलीजियस लेवल पर ये लॉज बटे हुए हैं। अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का इतिहास ट्रैक करने बैठे तो आप मुगल काल में सबसे पहले जाएंगे और वहाँ पर भी जब औरंगजेब यहाँ पर शासन किया करता था तो औरंगजेब ने एक सिंपल सा सिस्टम बना रखा था। उसने कहा था जो सिविल मामले हैं, जो पर्सनल अफेयर्स के मामले हैं, उसमें कोई भी कोड नहीं है, कोई भी सेट ऑफ लॉ नहीं है। वो बहुत ही रीजनल वे में चलता था, कहीं पर हिंदू रिलीजन के हिसाब से, कहीं पर अगर काजी को लगा तो उसने शरिया के हिसाब से कर दिया फैसला। मगर जो क्रिमिनल लॉ था उसमें आलमगीर, चूँकि इसे कहते थे औरंगजेब को, तो उसने फतवाए आलमगीर नाम की कोड ऑफ लॉ बना रखा था जो कि उसने शरिया के हिसाब से पूरा डिसाइड किया हुआ था। मगर फिर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और 1765 में उसको कुछ दीवानी राइट्स मिले। ये राइट्स उसे बिहार, बंगाल, ओडिशा, इधर के रीजन में मिले, मतलब वो टैक्स वगैरह कलेक्ट कर सकते थे और इन्होंने अपने कोर्ट वगैरह बनाने शुरू करे। तो फिर इन्होंने ये जो औरंगजेब का सिस्टम था इसमें एक बड़ा चेंज लाया। इन्होंने कहा कि जो सिविल मामले हैं उसमें हिंदू कोड के हिसाब से हिंदुओं का फैसला होगा, शरिया के हिसाब से मुस्लिमों का फैसला होगा और जो बाकी लोग हैं उन सब का फैसला हम अंग्रेजी लॉ के हिसाब से करेंगे। और जो क्रिमिनल वाले मामले थे उसमें इन्होंने कहा कि ये जो फतवाए आलमगीर है इसमें जो सजाएं हैं वो अब मॉडर्न प्रिंसिपल के हिसाब से फिट नहीं बैठती, तो हम यहाँ पर क्रिमिनल को पूरी तरह से अंग्रेजी लॉ से रिप्लेस कर देंगे।
और फिर फ्यूचर में जब आप बहुत आगे चले जाएंगे सालों में तो देखेंगे कि आईपीसी बनी, सीआरपीसी बनी, उसमें कई हद तक जो अंग्रेजी लॉ थे उनसे इंस्पिरेशन ली गई। अच्छा, सब्सिक्वेंट ईयर में 19th और 20th सेंचुरी में हिंदू के जो रिलेटेड बिल थे उसमें बहुत सारे चेंजेस करे गए, जैसे कि 1874 में मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी राइट एक्ट, या फिर 1928 में हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट, या फिर 1937 में हिंदू वुमेन राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट। और इसके पीछे की बड़ी वजह ये थी कि हिंदू सोसाइटी एक रिफॉर्म से गुजर रही थी और वो अपने अंदर जितनी भी उन्हें लग रही थी कि प्रॉब्लम है या जहाँ कहीं पर जेंडर के बेस पर या कास्ट के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन है उसको वो दूर करने की कोशिश कर रहे थे, और उसी की वजह से इस तरह के रिफॉर्म और इस तरह के चेंजेस एक्ट में आ सके। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम लीग काफ़ी ज़्यादा अपना आंदोलन चला रही थी और उन्हें लगा कि कहीं इस तरह की जो परिवर्तन और रिफॉर्म्स हैं उनके लॉ में ना किए जाएं, इसीलिए उन्होंने अंग्रेज़ों से कहा 1937 में कि आप एक्ट पास कीजिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एक्ट। तो ये एक्ट पारित कर दिया गया और इसके बाद कहा गया कि आप अपना जो पर्सनल लॉ फॉलो करते हैं आप उसी तरह से फॉलो करें। इसके पीछे की दो वजह बताई जाती हैं कि अंग्रेज ये करने से क्यों मान गए। पहली वजह ये है कि हिंदूज़ के लिए जितने भी रिफॉर्म हो रहे थे उसके पीछे की बड़ी वजह थी कि हिंदू सोसाइटी रिफॉर्म चाह रही थी और उसको सपोर्ट कर रही थी। हाँ, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम सोसाइटी इस तरह के रिफॉर्म नहीं चाहती थी और वो उग्र हो सकते थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर सकते थे, जो अंग्रेज अवॉइड करना चाहते थे। दूसरा रीज़न ये बताया जाता है कि अंग्रेज चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम में एक भेदभाव क्रिएट हो, उन्हें लगे कि इनके साथ अलग ट्रीट हो रहा है, मेरे साथ अलग ट्रीट हो रहा है, ताकि आगे चलकर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता रहे और बढ़ते बढ़ते लड़ाइयों में तब्दील होता रहे, ताकि उनका काम आसान होता रहे। और ये दोनों ही चीज़ें अभी देखने में लगता है कि बहुत प्रोबेबल रीज़न हो सकते हैं इसके पीछे के। खैर, इसके आने वाले सालों में BN राव नाम के एक इंसान थे जिन्हें एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उनसे कहा गया कि आप पता कीजिए कि हिंदू कोड बिल में क्या क्या चेंजेस और करके इन्हें प्रॉपरली रिफॉर्म किया जा सकता है। और उसकी रिफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो 1955 और 56 में कंप्लीट हुआ, जब हिंदू कोड बिल 4 अलग अलग पार्ट्स में पारित किया गया। ये 4 पार्ट थे: हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो इन चारों पार्ट में जो ये हिंदू कोड बिल पारित हुआ और प्लस सब्सिक्वेंट कुछ केसेस थे, उसके ज़रिए इसमें और भी चेंजेस किए गए और उसके ज़रिए यहाँ पर जो हिंदू कोड बिल को इस तरह से रिफॉर्म कर दिया गया कि अब इसके अंदर कोई भी डिस्क्रिपेंसी या कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कास्ट, जेंडर वगैरह के मामले में, और इसे हम अच्छे से फॉलो करते हैं। हालांकि इस तरह की चीज़ बाकी रिलीजन्स में नहीं है। अच्छा, उस समय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ये चाहते थे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड लिख दिया जाए ताकि बाद में कोई डिस्क्रिपेंसी ना हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो और एक बार में ये काम सॉर्टेड हो जाए। मगर ये काम उस समय नहीं हो सका। कहते हैं कि नेहरू इसके पूरी तरह से पक्ष में नहीं थे और भी अलग अलग क्वार्टर से उन्हें विरोध मिला और इवेंचुअली फिर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने रिजाइन भी कर दिया था। अच्छा, कहते हैं बाबा साहेब के इन्हीं एफर्ट की वजह से एटलीस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हैं उसमें आर्टिकल 44 में यूसीसी लिख दिया गया। फंडामेंटल राइट नहीं है मगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिख दिया गया है कि भाई स्टेट विल ट्राई, हर संभव कोशिश करेगा कि इस तरह के वो कानून बनाए। अच्छा, अभी रिसेंट टाइम में अगर आप देखें तो दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी पिछले कुछ दिनों पहले कहा है कि देखिए यूसीसी लाने का अब समय आ गया है। धीरे धीरे हमारी जो सोसाइटी है वो ऑलरेडी होमोजेनाइज हो रही है, सब एक जैसे हो रहे हैं, तो अब एक जैसा कानून ही पास किया जाना चाहिए और उसी को ही फॉलो किया जाना चाहिए। इससे पहले साल 2020 में ऐसे बोबड़े जो उस समय हमारे चीफ जस्टिस हुआ करते थे, उन्होंने गोवा के यूसीसी को बहुत तारीफ़ करते हुए कहा था कि हमें इसको फॉलो करना चाहिए और इसी को देखकर हमें सीखना चाहिए कि हमें किस तरह के कानून बनाने हैं। 2019 में भी गोवा यूसीसी की बहुत बात हुई थी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर यूसीसी को अप्लाई कैसे किया जाए। अब ऐसे में बहुत सारे ऑप्शन है। पहला तो ऑप्शन है जैसा चल रहा है चलने दो। दूसरा ऑप्शन ये है कि सबके लिए अलग अलग रूल रहे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर उन रूल्स में से जो डिस्क्रिमिनेटरी चीज़ें, जहाँ पर आप देखें कि जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, जहाँ पर आप देखें कि कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनको आप हटा दें, वो सारी चीज़ें आप निकाल दें और फिर बाकी जो अलग अलग रिलीजन के लिए जो रूल हैं वो चलते रहें। तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप एक रूल बनाएं, एक आप यूनिफॉर्म रूल बनाएं और हर रिलीजन के लिए कुछ कुछ एक्सेप्शन दे दें कि भाई अगर आपके रिलीजन में इस तरह से चीज़ें फॉलो होती हैं मैरिज को लेकर, तो हमने वो 4 एक्सेप्शन आपके रिलीजन के लिए डाल दी, एज लॉन्ग एज वो डिस्क्रिमिनेटरी ना हो उस रिलीजन में, किसी भी चाहे जेंडर हो या कास्ट हो या जो भी, उसके लिए डिस्क्रिमिनेटरी ना हो, तो वो एक्सेप्शन हम हर रिलीजन के लिए दे दें मगर रूल एक बने। चौथा ऑप्शन ये हो सकता है कि भाई एक ही रूल रहेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है, सब रिलीजन को फॉलो करना पड़ेगा।
बेस्ट तरीका लोग ये मानते हैं कि हो सकता है कि भाई अलग अलग रिलीजन के लिए जो लॉज बने हैं उनको आप वैसे ही रहने दीजिए, बट उसमें जो प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट है, जो आपको लगता है डिस्क्रिमिनेटरी एस्पेक्ट है, उसको आप निकाल कर अलग कर दें और फिर एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो जाए कि भाई हर रिलीजन में लॉज उसके हिसाब से अकोमोडेट किए गए हैं, जैसे वहाँ पर रिचुअल्स होते हैं, मगर हमने वहाँ से डिस्क्रिमिनेटरी चीज़ें हटा दी हैं, तो एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो गई है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और देखने वाली बात होगी कि हमारी सरकार यूसीसी पर बात तो करती है, बट वो क्या अप्रोच लेती है, किस तरह का कानून लाते हैं, कब तक लाते हैं और इवेंचुअली क्या इसका नतीजा निकल कर आएगा। इन सब के लिए हमें शायद थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और हाँ, आप भूलिएगा मत, नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक हैं, 4-4 घंटे के लेक्चर हैं, उन्हें ज़रूर देखिए। बहुत इंटरेस्टिंग तरह से आपको पूरे यूसीसी को और डीपली समझने में मदद मिलेगी। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। इसके साथ आप हमारे वीकली न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करें, जहां पर कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो और आर्टिकल के लिंक आपको मिलेंगे। आप हमारे वीकली पॉडकास्ट को सुनें, जहां पर पूरे हफ्ते की हम न्यूज़ डिस्कस करते हैं और हफ्ते के 3 वीडियोस आपको मिलते ही है। डेली अपडेट्स के लिए आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों के साथ साथ आप जुड़िए हमारे पेट्रेन से। वहाँ पर जुड़कर ना सिर्फ आप हमें डायरेक्टली फीडबैक दे पाएंगे, सजेशन दे पाएंगे, आप इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने में हमारी मदद भी कर पाएंगे। तो आपसे वहाँ पर मिलूंगा। उसके साथ साथ अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।